Hi everyone, I am Manju, your maths teacher. So guys, welcome back. अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं। आज डे 8 की वीडियो है। डे 7 की वीडियो में लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था एज अ होमवर्क एंड एज अ चैलेंज। जो बच्चे DSSB TGT PGT मैथ्स के लिए या HTET या UPTET PGT मैथ्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर क्लास में मैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वही लेके आ रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये क्वेश्चन आपको एक एग्जाम मतलब होमवर्क के तौर पे दिया था कि इसको समझना कि कैसे करेंगे। तो देखते हैं कि आपका सॉल्यूशन और मेरा सॉल्यूशन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। सबसे पहले बच्चे क्या होता है कि एग्जाम में या कहीं पर भी या आप जब घर पे प्रैक्टिस करते हैं, स्टेटमेंट को किस बच्चे ने किस नज़रिए से पढ़ा और पहली बार में ही उसको करेक्ट समझ लिया या नहीं समझा, ये आपको बहुत बड़ा एक कहते हैं ना फैक्टर होता है एग्ज़ाम को कम टाइम में क्रैक करने का। कि एग्ज़ाम को पहली बार में ही मतलब स्टेटमेंट को फर्स्ट टाइम में ही आपने बहुत अच्छे से क्लियर समझ लेना है और स्टेटमेंट पढ़ते ही अंदाज़ा लगा देना है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने वाला है। ठीक है, अब यही लॉजिक यहाँ यूज़ होगा क्योंकि हर क्वेश्चन फॉर्मूले पे बेस्ड नहीं होता। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन लॉजिक पे बेस्ड होते हैं। स्टेटमेंट पढ़िए ज़रा ध्यान से। एक रियल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहे हैं f(x) जो इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। a आपका जो यूज हो रहा है वो कोई कांस्टेंट है और फंक्शन की वैल्यू जो 0 पे है वो क्या है, 1 है। आपको बताना है f(2a - x) क्या होगा। ठीक है, अब अगर जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी है वहां मैंने हमेशा एक बात बताई है कि जो गिवन कंडीशन होगी उसका आपने यूज करके चलना है, वहीं से कुछ निकलेगा और जो आपने फाइंड आउट करना है उसमें उसका यूज होगा, तभी आप ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। गिवन कंडीशन ऐसे ही नहीं दी होती, इनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूज़ होता है। तो बच्चे सबसे पहले तो स्टेटमेंट ध्यान से समझो। स्टेटमेंट के अंदर है क्या, x y है, फिर f(x) f(y), फिर a - x a+x, a कुछ कांस्टेंट और फंक्शन की वैल्यू 0 पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे फंक्शन की वैल्यू 0 पे = 1 ये गिवन है और मुझे इस कंडीशन का यूज़ करना है, दैट मीन्स मुझे इसके अंदर 0 पुट करना पड़ेगा। क्लियर? सबसे पहली बात तो ये। इसको 2 पोर्शन में मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी। फर्स्ट पोर्शन गिवन कंडीशन से ही लेके चल रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकालने हैं। दैट मीन्स 0 कब बनेगी ये चीज़, x - y के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकल रही है। ध्यान से समझो, फंक्शन किस पे वैल्यू दे रहा है, x - y पे, और मुझे फंक्शन की वैल्यू किस पे लेनी है, 0 पे। इसका मतलब ये हुआ x = y पुट करना पड़ेगा और किसके इक्वल पुट करना पड़ेगा, 0 के इक्वल। ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इस फंक्शन में, क्योंकि यही तो है फॉर्मूला एक हमारे पास फंक्शनल इक्वेशन, यही तो गिवन है जिसमें हम वैल्यू पुट करके अपने फंक्शन की कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। जब मैं f(2a - x) निकालने जाऊंगी जो कि मेरा रिक्वायर्ड है, तो ये चीज़ भी क्या है, 2a - x को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, x - y में। समझ रहे हो मेरी बात ध्यान से। फंक्शन की वैल्यू 2a - x पे निकालनी है, जबकि आपको फंक्शनल इक्वेशन f(x - y) पे गिवन है। दैट मीन्स x - y की फॉर्म यहाँ से बनानी है। ठीक है, और वो हम कैसे बनाएंगे, 2a को लिख दो a + a - x, f(a), मुझे यहाँ प्लस नहीं माइनस चाहिए तो मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल दूंगी और ये हो जाएगा x - a। ठीक है बच्चे, अगर चाहो तो आप क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर लो, चाहो तो यहाँ से कर लो। ये इसके 2 पार्ट हैं, यहाँ वाली कंडीशन यहाँ यूज़ होगी। ठीक है, अगर कुछ बच्चे सोचते चलो हमें पता नहीं चलेगा कि गिवन कंडीशन से क्वेश्चन उठाना है, तो जो लोग कोई नहीं, आपको ये तो पता है कि आपने ये फाइंड आउट करना है, यहीं से क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, तो 2a - x को मैंने किस में चेंज कर दिया, x - y की फॉर्म में, क्योंकि जब तक x - y की फॉर्म नहीं आएगी मैं अपने फंक्शन को ओपन नहीं कर सकती। नाउ कंपेयर f(x - y) के साथ, ये आपका x हो गया और ये किसकी वैल्यू हो गई, y के। कंपेयर करने से आपको पता चल गया कि फंक्शनल इक्वेशन में x की जगह a और y की जगह क्या पुट कर देंगे, x - a। तो पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये आपने किसके साथ कंपेयर करी, ये चीज़
लेफ्ट हैंड साइड के साथ, है ना। और लेफ्ट साइड के साथ आपने कंपेयर करी, आपको पता चल गया ये x है ये y है। अब राइट साइड में जहाँ x y है वहाँ ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। इट इज इक्वल टू f ऑफ x, x मना a पुट हो रहा है, f ऑफ y, y मीन्स x माइनस a पुट हो गया, माइनस का साइन, f ऑफ a माइनस x, x की जगह क्या पुट हुआ a, f ऑफ a प्लस एक्स, a प्लस एक्स, ठीक है। कुछ मिस तो नहीं किया हमने। f ऑफ स्टेटमेंट एक बार चेक कर लीजिए, स्टेटमेंट चेक करके बताते हैं। यहाँ पे a प्लस वाई है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सॉरी a प्लस वाई, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे a प्लस a, जब a माइनस a हो रहा है तो यहाँ a माइनस एक्स और a प्लस वाई, वाई मतलब x माइनस a, यहाँ x माइनस a की वैल्यू पुट होगी, ठीक है बच्चे। स्टेटमेंट ध्यान से, यहाँ y था तो y की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कीजिए, फंक्शन की वैल्यू a पे, फंक्शन की वैल्यू x पे। अच्छा यहाँ x माइनस a, y की जगह क्या था आपका x माइनस a, यहाँ पे भी x को मैं अगर a पुट कर दूँ दैट मीन्स a माइनस a, फंक्शन ये वैल्यू 0, फंक्शन a माइनस a कैंसिल, f ऑफ x, f ऑफ a, f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 और f ऑफ x। तो अब आपको अगर f ऑफ 2a माइनस x की वैल्यू सॉल्व करनी थी, दैट मीन्स आपको ये वैल्यू सॉल्व करनी है ना। यहाँ f ऑफ a की, f ऑफ 0 की, f ऑफ 0 की और f ऑफ x एज इट इज है, वो तो एज इट इज रहेगा। इन तीन की वैल्यू पुट कर दें तो इसकी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। अब f ऑफ 0 कहाँ से निकलेगा, वापस वहीं जहाँ मैंने आपको कहा था कि f ऑफ 0 की गिवन कंडीशन क्या है, 1 है। और इस गिवन कंडीशन को यूज करेंगे जब हम x और y को 0 पुट कर देंगे तो यहाँ f ऑफ 0 हो जाएगा। ये f ऑफ 0 x को 0 पुट कर दिया तो क्या बचेगा a, तो यहाँ से f ऑफ a निकल जाएगा। तो ये जो गिवन कंडीशन का हम यूज करेंगे वो क्या फाइंड आउट करने के लिए करेंगे, f ऑफ a निकालने के लिए करेंगे। और f ऑफ a और f ऑफ 0 इन दोनों का यूज कहाँ होगा, इसमें, और यहाँ वैल्यू पुट करते ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब बात समझ आई क्वेश्चन कैसे कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पुट कीजिए वैल्यू f ऑफ 0 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस f ऑफ a माइनस 0, ठीक है। यहाँ से ये रब कर देते हैं, f ऑफ a प्लस y था, y की जगह भी क्या आ गया 0, ठीक है। ये f ऑफ 0 1, f ऑफ 0 1, ये आपका f ऑफ a, f ऑफ 0 की वैल्यू 1 माइनस f ऑफ a का होल स्क्वायर, यहाँ पे f ऑफ a होल स्क्वायर 1 माइनस 1 0, तो f ऑफ a भी आपका क्या आ गया 0 आ गया। f ऑफ a की वैल्यू भी 0, तो वो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ये 0 है। और f ऑफ 0 क्या गिवन है 1, ये आपने 1 पुट कर दिया, f ऑफ 0 1, ये f ऑफ x, तो ये आपका 0 हो गया, ये माइनस f ऑफ x। सो योर आंसर इज f ऑफ x। क्लियर हो गई बात, चेक दिस, यहाँ पे ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा, इसको यहाँ सॉल्व कर लीजिए। ये आपका 0 माइनस f ऑफ x दैट इज इक्वल टू माइनस fx। सो इट इज़ द आंसर। कल आपको लास्ट वीडियो में और 4 ऑप्शन मिले होंगे जहाँ पे fx, f ऑफ माइनस x 4 ऑप्शन थे, तो इसका सेकेंड ऑप्शन था f ऑफ माइनस x। सो आंसर इज माइनस fx, और ये आपका मैंने लास्ट वीडियो में नोट करवाया था, ये कौन सा ऑप्शन था, बी ऑप्शन। सो आंसर इज दैट, नोट डाउन कर लीजिए इसे। यस क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द स्टेटमेंट। ये भी मैं फंक्शन के ऊपर ही एक क्वेश्चन लेके आई हूँ ताकि आप 2 फंक्शन के क्वेश्चंस को करें तो आपके माइंड में ये क्लियर हो कि फंक्शन जब एग्जाम में आएगा तो आपने उसको कैसे रीड करना है, उन स्टेटमेंट को कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, fx कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। f ऑफ एक्स वाई का रिलेशन इस टाइप से ओपन है, देखो लास्ट में कैसे ओपन था, यहाँ था f ऑफ x माइनस वाई, और यहाँ कैसे ओपन है f ऑफ x इंटू वाई समथिंग करके, ठीक है। ये रिलेशन कुछ भी दिया है, इसको देख के डरना नहीं है, किसी भी फंक्शन को देख के डर बिल्कुल फील नहीं करना कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, इसमें होगा क्या, कुछ नहीं। आप सिर्फ ये देखो कि ये लेफ्ट साइड आपको क्या दी है, मतलब जहाँ फंक्शन चाहे वो राइट में लिखा हो
चाहे वो आपको लेफ्ट में दिया हो, आपका जो फोकस है वो यहाँ होना चाहिए कि x माइनस वाई है या x इंटू वाई है, और दूसरा आपका गिवन कंडीशन के ऊपर f ऑफ 1 इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर। दैट मीन्स मुझे फंक्शन में 1 तो पुट करना ही करना है। क्लियर हो रही है मेरी बात? ठीक है, अब आ जाओ, आपने फाइंड आउट क्या करना है। तो सबसे पहले वही बात है, इसको 2 पोर्शन में करेंगे। कैसे करना है 2 पोर्शन में? एग्जाम में हर क्वेश्चन ऐसे ही शुरू करना, इस टाइप का कोई आए तो जो चीज़ आपने फाइंड आउट करने, एक तो वो लिख लो यहाँ पे। देखो ये लैम्डा कोई मायने नहीं रखता, ये तो एक स्केलर है, ये बाद में भी आ जाएगा। मेन है आपका ये फंक्शन, तो मैं इसको लिख रही हूँ सिग्मा i 1 to m। फंक्शन की वैल्यू किस पे? i पे। क्लियर? तो 2 पोर्शन में आपने काम करना है। एक तो वो चीज़ लिखो जो आपने निकालनी है, और एक वो लिखो जो आपको गिवन है, f ऑफ 1 इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर। ठीक है, पहले अभी इसको ओपन करो, क्योंकि जब तक इसको ओपन नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, सिंपली एक सॉल्यूशन नहीं समझा रही मैं ऐसा तरीके से आपको बता रही हूँ ताकि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ये पता हो एग्जाम में स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। क्लियर है बच्चे? तो स्टार्ट करते हैं। तो जो आपने फाइंड आउट करना है वो आपने इस साइड लिख लिया। अब इसको ओपन करो, हमें दिख रहा है कि आई की वैल्यू 1 to m रन हो रही है। एफ ऑफ आई यानी आई की जगह 1, फिर 2, फिर अप टू m तक। सिग्मा का साइन मतलब प्लस का साइन होगा। इसको हम ऐसे ओपन करते हैं, आई को 1 पुट किया, फिर आई को क्या पुट करा 2, फिर आई को क्या पुट करा 3, और कहाँ तक पुट किया m तक, और बीच में सिग्मा है। दैट मीन्स इन सब टर्म्स के बीच में किसका साइन है? प्लस का। क्लियर होगी बात? अब यहाँ से एक बात क्लियर है, फंक्शन की वैल्यू 1 पे चाहिए, फंक्शन की वैल्यू 2 पे चाहिए, फंक्शन की वैल्यू 3 पे, और फंक्शन की वैल्यू m पे। ये सारी वैल्यूज मिलेंगी कब? जब आपको f ऑफ x पता होगा। क्लियर होगी बात? f ऑफ x ढूंढना। अब हमें ये समझ आ गया भाई, अगर इसको सॉल्व करना है ना तो सबसे पहले f ऑफ x निकालो, और f ऑफ x कहाँ से निकलेगा? यहाँ से। अगर मुझे f ऑफ x चाहिए तो मैं y को क्या पुट करूँगी? 1। क्लियर है? तो लिखो यहाँ से फंक्शन, फिर आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि आप इसमें से क्या निकालोगे। एफ एक्स इंटू वाई दैट इज इक्वल टू एफ एक्स होल पावर वाई प्लस एफ वाई होल पावर एक्स अपॉन में 2। यहाँ पुट कर दीजिए y इज इक्वल टू 1, क्योंकि मुझे तो एफ एक्स ढूंढना है ताकि मैं वैल्यू सब पुट कर सकूँ। एफ ऑफ एक्स, y को 1 पुट कर दिया, एफ ऑफ एक्स होल पावर 1 प्लस एफ ऑफ 1 होल पावर x डिवाइड बाय 2। क्लियर होगी ये बात? ठीक है, इसको रब करके ऊपर लिख लेंगे। अब यहाँ ये चीज़ मैंने लिख दी। ठीक है, वैल्यू कहाँ पुट करी वो आपको समझ आ गया। एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? लेमडा स्क्वायर, वो यहाँ पुट कर दीजिए। इसका ऊपर ही बना रही हूँ, क्या करना है? एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा। एफ ऑफ 1 की वैल्यू लेमडा स्क्वायर यानी लेमडा स्क्वायर, और पावर क्या चल रही है? x डिवाइड में 2। अब इसको हटा देते हैं, 2 आपका यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, फिर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेमडा की पावर 2x। एफ एक्स इधर आ गया, सॉरी प्लस का चल रहा है आपका, एफ एक्स इधर आ गया, ये 2 क्रॉस में गया, 2f(x माइनस एफ हो जाएगा, 2f(x माइनस एफ इज इक्वल टू लेमडा की पावर 2x। ये किस में कन्वर्ट हो गया? f(x इज इक्वल टू लेमडा की पावर 2x। अब ये देखो ध्यान से, आपके पास आ गया फंक्शन f(x) किसके इक्वल है? लेमडा की पावर 2x के। x को यहाँ 1 पुट करेंगे, f ऑफ 1 आ जाएगा, x को 2 पुट किया, f ऑफ 2 आ गया, x को 3 पुट किया, f ऑफ 3 आ गया। बिल्कुल ऐसे ही आपने एग्जाम में सोचना है। ध्यान रखना, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में जो चीज़ निकालनी है उसको लेके पहले चलो फिर ओपन करो। एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है, एक्स को 1 पुट किया, एक्स को 1 तो लेमडा की पावर 2। ठीक है, यहाँ दोबारा लिख देती हूँ मैं, एफ एक्स क्या आया है? लेमडा स्क्वायर की पावर एक्स, यानी मल्टीप्लाई में ये एक्स आपका, तो यहाँ वैल्यू निकाल दो, लेमडा 2 पावर 1, फंक्शन की वैल्यू 2 पे लेमडा स्क्वायर की पावर 2, फंक्शन की वैल्यू 3 पे लेमडा स्क्वायर की पावर 3। ठीक है ना, तो यहाँ लेमडा स्क्वायर, यहाँ लेमडा स्क्वायर की पावर 2, यहाँ लेमडा स्क्वायर की पावर 3, और सो ऑन, यहाँ आ जाएगा लेमडा स्क्वायर की पावर m। अगर आपको एपीजेपी ध्यान है तो आपको पता चल रहा है कि सेकेंड टर्म को जब मैं फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूँगी तो लेमडा स्क्वायर आंसर आएगा सेम।
थर्ड टर्म को जब मैं सेकेंड टर्म से डिवाइड करूंगी तो क्या आंसर आएगा, लैम्डा स्क्वायर। यानी जो आपकी कॉमन रेशियो है आर, वो क्या है, लैम्डा स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन में लैम्डा स्क्वायर। तो एक कैंसिल हो गया, लैम्डा स्क्वायर। हर बार यही करना है, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करके देखोगे, फोर्थ को थर्ड टर्म से डिवाइड करके देखोगे, आपका आंसर क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर। तो ये पता चल गया, ये जीपी फॉर्म हो रही है, ये एक ऐसी, ये क्या है, जीपी है, जिसकी फर्स्ट टर्म लैम्डा स्क्वायर है और जिसकी कॉमन रेशियो भी क्या है, लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, और इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, m है, क्योंकि m पावर तक चल रहा है ना, 1 पावर से लेके m पावर तक, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, m टर्म्स का फाइनाइट सम फॉर्मूला क्या होगा, याद हो तो, SM का फॉर्मूला a इंटू आर की पावर n होता था, n मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स चलती थी, यहाँ पे n की बजाय क्या है, m है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, m -1 डिवाइड बाय r -1। a की वैल्यू लैम्डा स्क्वायर है, पुट कर दीजिए लैम्डा स्क्वायर, r की वैल्यू लैम्डा स्क्वायर यानी लैम्डा की पावर 2m -1 अपॉन में r की वैल्यू लैम्डा स्क्वायर -1। आई होप यहाँ तक नज़र आ रहा है, ओके बस फाइनल यहीं तक नज़र आ रहा है। अब इसके आगे यहाँ देखिए सॉल्यूशन, अब इसके आगे देखिए, यहाँ से आपका ये जो पूरा सम था कि ये पूरी किसकी वैल्यू सॉल्व हुई है, इस पूरे की, है ना, इसी को तो सॉल्व कर रहे हैं हम, बिल्कुल। तो इसको लिख रही हूँ मैं, सिग्मा I1 to m f ऑफ y को सॉल्व किया तो हमारे पास कन्वर्ट हो गया लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा की पावर 2m -1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर -1। यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये देखो, सिग्मा के साथ आपको लैम्डा स्क्वायर -1 चाहिए मल्टीप्लाई में, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज लैम्डा स्क्वायर -1 सिग्मा I1 to m f ऑफ i दैट इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा की पावर 2m -1, लैम्डा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, लैम्डा की पावर 2m + 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। नाउ चेक योर आंसर, विच ऑप्शन इज दिस, सो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, सो योर आंसर इज दैट। आई होप आपको क्लियर हो गया। लेट्स रिपीट, फटाफट से रिपीट कर लीजिए। क्या करना है इन क्वेश्चंस में, जो फाइंड आउट करना है उसको ऐसे बिल्कुल लाइन डाल के यहाँ लिखो, जो आपको फाइंड आउट करना है उसको ओपन करो। ओपन करते ही आपको समझ आ जाएगी चीज़ कि आपने गिवन में से क्या निकालना है, क्योंकि जैसे ही आप इसको ओपन करोगे आपको पता चलेगा कि मुझे फंक्शन की वैल्यू 1 पे भी चाहिए, 2 पे भी चाहिए, 3 पे भी चाहिए। जब आपको फंक्शन की वैल्यू इतने डिफरेंट वैल्यूज पे चाहिए, दैट मीन्स आपको f ऑफ x चाहिए पहले। और f ऑफ x कैसे निकलेगा, x चाहिए तो y को क्या पुट कर दें, 1। यहाँ से fx की वैल्यू इसको सॉल्व करके आ जाएगी, और उसको सॉल्व करने के बीच में f ऑफ 1 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर कहीं ना कहीं हमारा यूज हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a इज इक्वल टू दैट सेट, b इज इक्वल टू दैट सेट, देन व्हाट विल बी अबाउट a इंटरसेक्शन b। दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या क्वेश्चन है, इसमें fx गिवन नहीं, gx गिवन नहीं, और a इंटरसेक्शन b आपसे पूछी है, तो पता नहीं क्या होगी। बाकी ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि आपको एग्जाम में पेन उठाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है। पढ़ो ध्यान से। a जो है वो उन पॉइंट्स की कलेक्शन है जिनके ऊपर fx 0 है, उन पॉइंट्स की कलेक्शन जिनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 है, और b उन पॉइंट की कलेक्शन है जिनके ऊपर g फंक्शन 0 है। तो f फंक्शन 0 और g फंक्शन 0। आपको निकालना है कि a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल होगा। ठीक है, अब समझो ध्यान से, a इंटरसेक्शन b की डेफिनेशन क्या होती है कि इसमें वो x आएंगे सच दैट कि वो आपका a में भी बिलोंग करे एंड x किस में बिलोंग करे, b में भी बिलोंग करे। क्लियर है, a के अंदर भी हो और b के अंदर भी हो। अब बात समझो ध्यान से, अगर a इंटरसेक्शन b में ऐसे x आएंगे जो a के अंदर है, तो a के अंदर जाने के लिए वो a की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। दैट मीन्स इस x पे f ऑफ x क्या होगा, 0, एंड x अगर b का एलिमेंट भी है तो उस पर gx भी क्या होगा, 0, gx इक्वल टू 0। इसका मतलब अब a इंटरसेक्शन b की ये डेफिनेशन बन गई कि a इंटरसेक्शन b में वो x आएंगे जिनके ऊपर आपका फंक्शन f और फंक्शन g, f और g दोनों 0 वैल्यू दे रहे हैं।
अब एक बात समझो भाई, जब fx भी 0 है और gx भी 0 है तो क्या वो रैशनल फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं? क्या इंटरसेक्शन में हम रैशनल फंक्शन ले सकते हैं? क्योंकि ये कलेक्शन ही सिर्फ उन पॉइंट्स की बन रही है जिन पे fx और gx दोनों 0 हैं, है ना। क्योंकि जब भी आप कोई रैशनल फंक्शन डिफाइन करते हो तो नीचे वाले फंक्शन को कहते हो दैट शुड बी नॉट जीरो, दैट शुड बी नॉन जीरो। लेकिन अब आपका fx और gx दोनों 0 है, यानी ना तो ये केस हो सकता ना ये, तो कौन सा केस होगा? C वाला। क्योंकि fx 0 gx 0 तो उनका स्क्वायर भी क्या होगा? 0, और उनका सम भी क्या रहेगा? 0। क्योंकि किसी भी चीज का अगर परफेक्ट स्क्वायर देखें तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव होगा, और दो पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव करेंगे तो आपका अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो ये केस की मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है कि fx भी 0 और gx भी 0। तो यहाँ से सिंपली आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया कि fx 0 gx 0 इंटरसेक्शन में वो कंडीशन जहाँ दोनों 0 रहेंगे, दोनों 0 रहेंगे तो उनका स्क्वायर भी 0 रहेगा, सम भी क्या रहेगा? 0। और अगर फंक्शन ही 0 है तो वो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन तो डिफाइन बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? सी ऑप्शन के साथ। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज गिवन बाय व्हाट? आपसे सिंपली इस क्वेश्चन की रेंज पूछी हुई है, बिल्कुल ज़्यादा लॉजिकल नहीं है। रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले देखो fx इक्वल टू जो भी दिया हुआ है, ठीक है, उसका नाम क्या रख लिया? y। रेंज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, सेट ऑफ ऑल इमेजेस होगा, यानी इमेजेस मतलब y की वैल्यूज़ का सेट। जो फंक्शन के अंदर पुट करते हैं x, वो डोमेन बनाएगा, और पर्टिकुलर x देने के बाद जो आंसर आपको मिलता है वो एक इमेज होती है, और ऐसी पता नहीं कितनी सारी इमेजेस का जो सेट होगा वो रेंज बनाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर f ऑफ x का नाम y है तो मुझे y की लिमिट दिखानी है कि कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई करा y प्लस एक्स स्क्वायर वाई दैट इज इक्वल टू x, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई दैट इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन आगे सॉल्व करके अब ध्यान से देखो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और x आपका रियल है, गिवन हो ना हो x आपका क्या है? रियल। अगर रियल वैल्यूज की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम कहेंगे फॉर ऑल रियल वैल्यूज d आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा? 0। x के रियल वैल्यूज के लिए x इसका रूट बनेगा ना, x रूट बनेगा। रूट रियल कब होंगे? जब आपका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b क्या होगा? x का कोफिशिएंट विच इज -1, -1 का स्क्वायर माइनस 4। a क्या होगा? x स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज y। c क्या होगा? कांस्टेंट टर्म अगेन y दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। क्लियर है? इसको यहाँ से रब कर देते हैं, यहाँ समझा देती हूँ इस क्वेश्चन को। तो अब देखिए इसमें वहाँ तक सॉल्व हो गया, -1 का स्क्वायर -4y स्क्वायर दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 -4y स्क्वायर दैट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 ग्रेटर देन 4y स्क्वायर, यानी 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर। दिस इंप्लाइज वाई स्क्वायर लेस देन 1/4 है, तो मैं इसको ऐसे करके लिख लेती हूँ, लेस देन इक्वल टू 1/4। अगर इस तरह का कुछ है दैट मीन्स वाई का मोड लेस देन इक्वल टू 1/2। ऑब्वियस ही बात है, स्क्वायर है तो रूट होगा, यानी मोड है, तो वाई कहाँ बिलोंग करेगा? -2। जब मोड लेस देन होता है यानी उसके नेगेटिव से लेके उसके पॉजिटिव तक। और क्लोज इंटरवल क्यों आया? बिकॉज इक्वालिटी का साइन था। अगर इक्वालिटी का साइन ना होता तो ओपन आता, इक्वालिटी है दैट्स वाई क्लोज। सो वाई बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल दिस में। अब ये ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर डी। सो दिस इज द आंसर। क्लियर बच्चे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। एक सेट आपको दिया हुआ है कैपिटल एस, इस सेट को आपने पार्टीशनड करना है इनटू 3 सेट्स ए बी सी ऑफ इक्वल साइज, ठीक है। एस को आपने पार्टीशन करे 3 सेट्स में बनाया। एक एस 1 से लेके 12 तक 12 एलिमेंट का सेट था। उन्होंने कहा कि ए बी सी 3 टुकड़ों में उसको पार्टीशन करो और इक्वल साइज होना चाहिए, मतलब सब में इक्वल एलिमेंट, और तीनों की यूनियन करे तो किसके इक्वल आए? एस के। दो की इंटरसेक्शन करे तो वो क्या है? एम्प्टी। देन नंबर ऑफ वेज टू पार्टीशन एस, तो नंबर ऑफ वेज बताइए जिसमें आप एस को पार्टीशन कर सकते हैं। आपके पास ये 4 ऑप्शन है।
एज यू नो कि लास्ट क्वेश्चन जो हमारा होता है वो होमवर्क में होता है। ठीक है बच्चे, तो कल की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे और कल सेट की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आने वाली है। ये क्लास नंबर 8 है जो क्लास नंबर 9 होगी। स्टार्टिंग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से करेंगे। ऑफ कोर्स दिस इज अगेन अ चैलेंज फॉर यू ऑल who are preparing for DSSB, HTET and UPTET और any other exam जो आपके सेट वाले क्वेश्चंस इस लेवल के आपका कंटेन करेगा। तो एक्सेप्ट दिस, ट्राई दिस, ओके एंड लिसन मी केयरफुली। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम A यूनियन B यूनियन C एग्जैक्टली 1 वाला केस, एट मोस्ट 1 वाला केस, उसके ऊपर बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। सो स्टे ट्यून और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच। आज की क्लास बस इतनी। हाय एवरीवन, आई एम अंजू, योर मैथ्स टीचर। सो गाइज वेलकम बैक। अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज शुरू करें वही हम डे 8 वाली क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे। डे 9 1 to 8 डे 8 तक आपको सेट के मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस DSSB और HTET के लिए हम लोग करेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए, जो बच्चे DSSB TGT मैथ्स, HTET TGT PGT मैथ्स का कोर्स लेना चाहते हैं वो अचीवर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारी ऐप पर फुल कोर्स है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कोर्स आपको वहाँ मिलेंगे। सो गाइज अब क्लास शुरू करते हैं। आपके पास ये होमवर्क था डे 8 वाली क्लास का। द सेट S इज टू बी पार्टीशनड इनटू 3 सेट्स। एक S सेट को आपने 3 सेट्स के अंदर पार्टीशन किया ऑफ इक्वल साइज। इक्वल साइज मतलब हर सेट के अंदर इक्वल एलिमेंट्स हैं। 10 कि इस तरह से पार्टीशन करो कि तीनों की जो यूनियन है वो S के इक्वल आए और इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी हो। इंटरसेक्शन एम्प्टी मतलब उनमें कुछ कॉमन नहीं है, दैट मीन्स डिसजॉइंट सेट है। द नंबर ऑफ वेज ऑफ पार्टीशन, आपको नंबर ऑफ वेज ऑफ पार्टीशन निकालने हैं और एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन इसी तरह से सेट करता है। अगर उसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन देना हो, पार्टीशन मतलब आपने नंबर ऑफ वेज निकालना, यानी कॉम्बिनेशन और सेट को देखो कैसे मिक्स कर दिया। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ से आपको एक बात ये पता चल रही है कि अगर आपके तीनों सेट म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं, दैट मीन्स जो एलिमेंट ए में है वो बी के अंदर नहीं है, यानी रिपीटेशन आपकी नहीं है। सो यहाँ से कंफर्म हो गया कि ये विदाउट रिपीटेशन वाला केस है। ए के एलिमेंट बी में नहीं है, बी के एलिमेंट सी में नहीं है, सी वाले ए में नहीं है। तो अब स्टार्टिंग कैसे करें। S सेट में टोटल 12 एलिमेंट्स हैं और S को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, A B C, और इसके अंदर 12 हैं। तो इक्वल डालेंगे तो 4 एलिमेंट इसमें, 4 इसमें और 4 इसमें आने चाहिए। ठीक है, 12 एलिमेंट में से 4 का सिलेक्शन करना है विदाउट रिपीटेशन। तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ वेज जो भी होंगे आपके 12 में से 4 एलिमेंट आपने सेलेक्ट कर लिए ए के लिए। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखो भाई 12 में से 4 एलिमेंट अगर ए में चले गए और वो 4 में से कोई भी एलिमेंट ना तो बी में है और ना सी में, तो सीधी सी बात है 12 - 4 करेंगे तो क्या रहा 8। 12 - 4 करेंगे तो 8। 4 एलिमेंट इसमें आ गए। अब 8 बी सेट के लिए कितने एलिमेंट्स की चॉइस है, 8 एलिमेंट्स की। दोबारा समझ लो इसको। S सेट है जिसके अंदर 12 एलिमेंट्स हैं, इसको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, A B C, हर एक के अंदर 4 एलिमेंट की पार्टीशन होगी क्योंकि इक्वल साइज है। 12 में से 4 एलिमेंट इसमें आ गए तो इसके लिए कितने बचे, 12 - 4 दैट इज इक्वल टू 8। यानी A सेट के एलिमेंट्स के लिए सिलेक्शन 4 एलिमेंट, 12 में से 4 हैं, तो B का जो सिलेक्शन होगा वो 4 निकाल दो 12 में से, तो कितने बचे 8। अब सेट के अंदर 8 एलिमेंट है और उसमें से आपने B के लिए सिलेक्ट करने हैं और वो भी कितने करने हैं 4। तो नेक्स्ट 8 C 4, फिर मल्टीप्लाई। अब यहाँ टोटल S के अंदर कितने एलिमेंट थे, अब 8 थे। 8 में से 4 एलिमेंट B के पास चले गए, तो अब C को देने के लिए जब S C में एलिमेंट देगा तो कितने बचेंगे, 8 थे ना उसके पास। अब 8 में से 4 भी माइनस कर दो, तो अब S के पास कितने एलिमेंट हैं, 4। इस सेट के पास 4 एलिमेंट है और C सेट बनाना है जिसके अंदर 4 होंगे, तो यही 4 एलिमेंट इसके अंदर होंगे। तो थर्ड सेट की पॉसिबिलिटी है 4C4।
क्लियर हो गई मेरी बात। 12 में से 4 इसको दिए, तो बी को देने के लिए उसके पास 8 एलिमेंट बचे। उन 8 में से 4 एलिमेंट का सिलेक्शन किया, वो 8C4 तरीके से होगा। 8 में से 4 एलिमेंट का सिलेक्शन बी सेट के लिए हो चुका है। अब एस के अंदर 4 ही एलिमेंट हैं और वो 4 एलिमेंट सी को मिलने चाहिए, सी सेट को। तो वो एक ही तरीके से मिलेंगे कि वो 4 के 4 आ जाएं, और वो एक तरीका क्या होगा, 4C4। और सभी को पता है 4C4 की वैल्यू 1। 12C4 का फॉर्मूला क्या होगा, 12 फैक्टोरियल अपॉन नीचे 4 फैक्टोरियल और 12 माइनस 4 8 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई ऊपर 8 फैक्टोरियल नीचे 4 फैक्टोरियल, 8 माइनस 4 4 फैक्टोरियल। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 12 फैक्टोरियल को ओपन कीजिए या डायरेक्ट देखिए, ओपन की ज़रूरत नहीं है। 12 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे आपका ये फैक्टोरियल था, ये भी आपका फैक्टोरियल का साइन था ऑप्शन में। 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो 12 अपॉन में 4 फैक्टोरियल का क्यूब। सो दिस इज योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। तो 1 सेकेंड का ही क्वेश्चन था, 12 अपॉन 4 फैक्टोरियल का क्यूब, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट? नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यस क्लास, अब ये कुछ फाइनाइट सेट के फॉर्मूले हैं और आप सबको पता है कि आप कोई भी एग्जाम देने चले जाओ, चाहे DSSB का, चाहे HTET PGT मैथ्स का, आपको सेट में फाइनाइट सेट के ऊपर कुछ ना कुछ एक ऐसा क्वेश्चन ज़रूर मिलता है जहां ये फॉर्मूले आपके यूज़ होंगे। ठीक है, फर्स्ट आपके पास ये क्लियर होगा कि ABC आपके पास कोई भी 3 फाइनाइट सेट हैं, U आपका यूनिवर्सल सेट है। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो कि मोस्ट फेमस आपका फॉर्मूला है, स्टार्टिंग से ही आपने याद किया है कि 2 सेट्स की यूनियन यानी आइदर दिस और दिस। यूनियन आपको पता है दोनों सेट्स की क्या होगी, मान लीजिए ये आपका यूनिवर्सल सेट, ये आपका A और ये आपका B, तो A के भी एलिमेंट हो, B के भी हो और इनके कॉमन भी हों, ठीक है ना। लेकिन कॉमन देखो, यहाँ से भी ले तो ये भी कंटेन कर रहा है और यहाँ से भी ले तो ये भी कंटेन कर रहा है, तो कॉमन एलिमेंट 2 बार आ रहे हैं, जबकि काउंट आपने एक ही बार करना है। तो इसीलिए हमेशा क्या करते हैं, नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस देयर इंटरसेक्शन। क्लियर है? सेकेंड आपके पास अगर ये आपके डिसजॉइंट सेट हैं, A और B क्या है, डिसजॉइंट सेट हैं, तो इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी रहेगी। इंटरसेक्शन एम्प्टी रही तो ये आपका फिनिश हो गया, सेम फॉर्मूला आपका कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B। यानी अगर आपको डिसजॉइंट सेट्स की यूनियन लेनी है तो A और B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट आपके पास है n ऑफ A माइनस B। अब मैंने आपको एक बार समझाया था A माइनस B क्या होगा, ये आपके पास डिफरेंस होता है। क्या होता है ये, डिफरेंस ऑफ सेट्स। और मैंने इसकी डेफिनेशन बताई हुई है कि A माइनस B में वो एलिमेंट आएंगे सच दैट जो A में तो बिलोंग करे बट वो आपका B के अंदर बिलोंग ना करे, जिसको आप माइनस कर रहे हो उसमें नहीं होना चाहिए, और जो आपका फर्स्ट सेट है उसके अंदर का वो एलिमेंट जो लास्ट वाले सेकंड में ना हो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ A माइनस B क्या होगा, नंबर ऑफ A माइनस नंबर ऑफ देयर इंटरसेक्शन। ये किसको डिनोट कर रहा है, A माइनस B हम किस केस में निकालेंगे, जैसे ये हमने आइदर और केस में निकाला था, या तो इसमें या फिर इसमें। ये किसको डिनोट कर रहा है, जब आपको 2 सेट की बात हो और आपको कहा जाए कि सिर्फ A के अंदर एलिमेंट्स हों, ओनली A में है, और आपके पास यूनिवर्सल सेट के अंदर 2 सेट चल रहे हैं, एक A और एक B। सिर्फ 2 सेट क्वेश्चन के अंदर गिवन हो और उन दोनों में से किसी एक सेट के अंदर आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे गए हों, ओनली A या फिर ओनली B। तो ओनली A वाला केस मतलब आपने निकालना है A में हो और B में ना हो, तो नंबर ऑफ A माइनस B बनेगा, जिसका फॉर्मूला होगा कि A के टोटल एलिमेंट्स में से A इंटरसेक्शन B निकाल दो। ठीक है, और ये आपको क्लियर है इस चीज में, वेन डायग्राम से भी आप सीख लो। ये फर्स्ट फॉर्मूला आपका इजी था, इसको रब कर देते हैं। यहां देखिए, ये आपका यूनिवर्सल सेट, ये आपका A और ये इंटरसेक्शन आपकी B, सॉरी ये B सेट, और ये जो है ये है A इंटरसेक्शन B। अगर आपको ये चाहिए कि A के वो एलिमेंट जो B में नहीं गए, तो देखो भाई, ये वाले वो एलिमेंट हैं जो A के अंदर हैं और ये वाले
वो एलिमेंट है जो बी के अंदर भी जा रहे हैं। बाउंड्री देखो आप ए की, ये पूरी बाउंड्री है, तो इसके ये एलिमेंट सिर्फ ए में है और इधर वाले जो एलिमेंट हैं वो कहाँ जा रहे हैं, बी में। तो इस वाले एरिया को क्या कहोगे, ए माइनस बी, है ना। और ये a माइनस बी वो एलिमेंट्स की कलेक्शन है जो b के अंदर नहीं है। ये इधर वाली कलेक्शन कैसे निकलेगी, ये जो मैं ऐसे स्ट्रिप बना रही हूं कि पूरे a में से ये इंटरसेक्शन माइनस कर दो, ये इंटरसेक्शन क्या कर दो, माइनस। तो नंबर ऑफ a में से माइनस कर दो नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b, तो ये इक्वल आ जाएगा नंबर ऑफ a माइनस बी के। और यही आपका फॉर्मूला बना, नंबर ऑफ a माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब इस क्वेश्चन को एग्जामिनर दो तरीकों से पूछेगा, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच लाइज ओनली इन a, ओनली a के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या आपको देगा नंबर ऑफ a माइनस बी निकालो, या थर्ड अगर वो दे सके तो नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। दो तो आपके पास ये है, थर्ड ये, ठीक है। ओनली a लिखे तब भी यही फॉर्मूला देखो ये है आपका फॉर्मूला, ये वाला है। ये तो उसके मेथड होंगे, ओनली a पूछे, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट भी यही है कि a में से a इंटरसेक्शन b माइनस कर दो। a माइनस b का भी मतलब यही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a में से नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस कर दो। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ b माइनस a आपने निकालना है। b माइनस a, फिर वही पढ़ेंगे, b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, यानी कहाँ है वो, ओनली b के अंदर है, क्योंकि इस बार b आपका आगे है। a को माइनस कर रहे हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b, और इसकी दूसरी फॉर्म क्या है लिखने की, ये नंबर ऑफ b इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट। तो एक मेथड ये, दूसरा ये, और तीसरा ये जो बॉक्स में है ये तो क्वेश्चन की फॉर्म आएगी, और जो आपका फॉर्मूला है वो ये आएगा, ठीक है। एग्जामिनर इसकी वैल्यू पूछे, इसकी वैल्यू पूछे या इसकी वैल्यू पूछे, आपको ये सॉल्व करना है। क्लियर, स्टेटमेंट समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट, नंबर ऑफ a माइनस बी और नंबर ऑफ b माइनस a को प्लस कर रहे हैं। ये किस केस में निकालना है, जिसको मैं बॉक्स में बना रही हूँ ये आपका फॉर्मूला है, जिसको मैं यहाँ बॉक्स में बना रही हूँ ये आपका एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन की फॉर्म में है फॉर्मूला, इन द सेंस क्वेश्चन अगर आएगा तो इस तरह से आएगा, नंबर ऑफ a माइनस बी प्लस नंबर ऑफ b माइनस a की वैल्यू निकालो, या फिर a माइनस बी को अभी हम क्या लिख के आए थे, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, और b माइनस a को क्या लिखा था, b इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट। तो सेम इसकी स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में ये लिखी जाएगी। और वर्ड में वो क्या देगा, वर्ड में पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ a और b, ठीक है। जब आपसे एग्जैक्टली वन का क्वेश्चन आ गया, या तो a में और या सिर्फ b में, ठीक है। इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें तो साफ था कि सिर्फ a का नाम हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, एग्जैक्टली या तो a में हो या फिर b में, यानी a और b के दोनों केस को इकट्ठा बोल रहा है वो। समझ आ रही है बात, ओनली a कहेगा तो ये ऊपर का केस, ओनली b कहेगा तो ये केस, लेकिन इन दोनों केसेस को अगर वो इकट्ठा करके दे तो वर्ड में वो प्रॉब्लम कैसे कहेगा, एग्जैक्टली वन ऑफ a और b, या तो एग्जैक्टली a में हो या एग्जैक्टली b में। दैट मीन्स आपने इन दोनों केसेस को क्या कर दिया, प्लस। तो नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट ये, प्लस नंबर ऑफ b इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ये। और जब आप इन दोनों को प्लस कर रहे हो तो देखो फॉर्मूले भी प्लस होंगे, तो नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b माइनस 2 टाइम्स देयर इंटरसेक्शन। क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मूला कोई कहीं आसमान से नहीं आया, ये आपका इन्हीं दो का एक रिजल्टेंट है। क्लियर होगी बात। तो काम वही चल रहा है, यूनिवर्सल सेट में दो सेट आपको गिवन थे, ओनली a ओनली b के एलिमेंट आपने निकाल दिए। अब उसने कहा कि ओनली a और ओनली b अलग अलग केसेस नहीं, एग्जैक्टली वन ऑफ a और b, आइदर और, बट इन द वन केस। तो आपने इन दोनों को ऐड किया एंड योर थर्ड फॉर्मूला इज रेडी। ठीक है, तो 1 2 3 बिल्कुल कनेक्टेड है। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री नंबर ऑफ a यूनियन b यूनियन c। ऑब्वियस ही बात है, अगर आपके सेट में यूनिवर्सल सेट के अंदर तीन एलिमेंट हैं a b और तीन सेट्स हैं a b और c, तो और आपसे पूछा गया
वन, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन का मतलब हो गया वही आइदर और वाला, तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला जैसे आपने 2 के लिए लिखा था ना, ए यूनियन बी वाला माइनस देयर इंटरसेक्शन, तो वही केस है। 3 की यूनियन है, वही क्या करना, पहले तो तीनों को प्लस करना, फिर माइनस करना है इनके 2 की इंटरसेक्शन को। यहाँ मैंने 2 की इंटरसेक्शन माइनस कर रही थी, तो मैंने अगर मैं ये ब्रैकेट हटा दूँ ना तो ये कर दी मैंने माइनस, ये लो ब्रैकेट हटाई दो, 2 की इंटरसेक्शन तो माइनस हो जाएगी और यहाँ प्लस का साइन आना चाहिए। एक सेकेंड इसको मैं चेक कर लूँ। तो यहाँ जो ये हमने ब्रैकेट ओपन करी, पहले मैंने ये ब्रैकेट में लिखा हुआ था इसलिए ये सारे प्लस थे, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये प्लस वाले माइनस हो जाएंगे और ये माइनस वाला आपका क्या रहेगा, प्लस रहेगा, ठीक है ना। 2 की इंटरसेक्शन आपने क्या करनी है, माइनस करनी है, और थर्ड वाली इंटरसेक्शन आपने क्या करनी है, प्लस, जो तीनों की इंटरसेक्शन है। क्लियर हो गया। अगर आप ब्रैकेट में पुट करेंगे तो ये तीनों प्लस के रहेंगे और ये किस में रहेगा, माइनस में। सो मेथड आपका फॉर्मूला सेम है, बस ब्रैकेट लगाई या नहीं लगाई ये चीज़ ध्यान रखना। तो ब्रैकेट ओपन करके याद करो, 3 की यूनियन निकाल रहे हो तो तीनों को अलग अलग प्लस किया, 2 वाली इंटरसेक्शन माइनस करी और तीनों की इंटरसेक्शन क्या कर दी, प्लस कर दी। अब नेक्स्ट, एटलीस्ट वन ऑफ 3। अब ये 3 फॉर्मूले जो है ना, यहाँ तक फॉर्मूले क्या थे, 2 वाले, अब यहाँ से फॉर्मूले शुरू हो गए 3 सेट को लेके। एटलीस्ट वन ऑफ 3, इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी, ये दोबारा लिखा गया फॉर्मूला, हाँ ये रिपीट लिखा गया आपका फॉर्मूला, सो इसको इग्नोर कर दो, ठीक है, सेम फॉर्मूला है, इसको रहने दो। नेक्स्ट देखिए, ओनली ए, अब 3 सेट की बात हो रही है, ए बी और सी, और इन तीनों में ओनली ए वाला केस आपने करना है। ओनली ए वाला केस तब भी करा था जब आपके पास सिर्फ 2 सेट गिवन थे यूनिवर्सल सेट के अंदर, और ओनली ए वाला केस अब भी करेंगे जब आपको 3 सेट्स गिवन हैं, ठीक है ना। तो करना क्या है, जब ए के साथ सिर्फ बी था तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट था, अब यहाँ पे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट भी और सी का कॉम्प्लीमेंट भी, क्योंकि 2 सेट है, ठीक है। और हमें पता है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट को डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग बी यूनियन सी का क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगी और ये कॉम्प्लीमेंट कंबाइन होके बाहर आ जाएगा। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट का जो फॉर्मूला होगा वो आपके पास ये होगा। तो ये पूछे या ये पूछे, ये आपके क्वेश्चन की फॉर्म आ सकती है ओनली ये, ठीक है। और फॉर्मूला ओपन कैसे करना है, इस तरह से, नंबर ऑफ ए में से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस हो रहा था जब सिर्फ आपको 2 सेट्स गिवन थे। यहाँ क्या है, आपको क्योंकि थर्ड सेट सी भी गिवन है तो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर हो गया। तो ये आपका ये फॉर्मूला। नेक्स्ट देखिए, ये जो आपका 9th है, नन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए बी सी। अब एग्जामिनर क्वेश्चन ये भी दे सकता है फाइंड कि इनमें से किसी में भी बिलोंग नहीं कर रहा, तो आपको नंबर क्या निकालना है, नन का मतलब उस ए में नहीं है तो कहाँ जाएगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में, बी में नहीं है तो कहाँ जाएगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में, सी में नहीं है तो कहाँ जाएगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में। तो आपको निकालना क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस इज योर HW, ठीक है। कोशिश करो, फाइंड आउट करो ये फॉर्मूला कहाँ मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर एग्जैक्टली 2 में हो तो, 3 सेट्स की बात हो रही है ना, तो अगर एग्जैक्टली 2 वाला केस आ जाए तो क्या करना है, 2 की इंटरसेक्शन प्लस कर दो और माइनस कर दो 3 टाइम्स देयर टोटल इंटरसेक्शन, यानी तीनों की। ये फॉर्मूले की, ये जो फॉर्मूला चार्ट आपके लिए लिखा है इसको नोट डाउन कीजिए, इसको अच्छे से लर्न कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बन सकता है और एग्जाम में ज़रूर आएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इन ए ग्रुप ऑफ 45 पीपल्स, 45 आदमियों का एक ग्रुप है, 35 स्पीक्स हिंदी एंड 20 स्पीक्स बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, एंड ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ 2 लैंग्वेजेस। 2 लैंग्वेज की बात हो रही है, हिंदी की और इंग्लिश की। 45 पीपल्स का एक ग्रुप है जिसमें ये कंफर्म है कि हर बंदा या तो हिंदी या इंग्लिश कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलता है, और कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं।
तो भाई एक बात समझिए, दोनों को 20 हैं जो दोनों लैंग्वेजेस जानते हैं। तो एक डायग्राम से समझा रही हूँ, एच और ई, हिंदी बोलने वाले और इंग्लिश बोलने वाले। तो बीच में कौन है? एच इंटरसेक्शन ई, यानी जो दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं, और वो कितने हैं? 20। क्लियर? 35 वो लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं। अब समझो बात ध्यान से, इन 35 पीपल में जो हिंदी बोलते हैं, इन्हीं में वही आदमी भी तो होंगे ना जो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी बोलते हों, है ना? तो 35 में से 20 ऐसे हैं जो इंटरसेक्शन में चले गए। तो ये जो बची हुई कैटेगरी है जो सिर्फ हिंदी जानती होगी, वो कितने बचे? क्योंकि हिंदी का जो टोटल है वो 35 है। 35 में 20 इधर चले गए जो हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते थे। तो जो सिर्फ हिंदी जानने वाले होंगे वो कितने बचेंगे? 35 में से 20 माइनस कर दो, यानी 15। क्लियर होगी बात? सेम ऐसे ही आपको बताना है इंग्लिश ओनली, इंग्लिश वाले कितने हैं, यानी ये चीज़। एक बात बताओ, चाहे हिंदी बोले, चाहे इंग्लिश बोले, चाहे दोनों लैंग्वेज बोले, जो टोटल ग्रुप है वो 45 पीपल्स का है। क्लियर? 45 पीपल्स में से 20 यहाँ हो गए, 15 यहाँ हो गए। तो 20 + 15 35, और 35 माइनस कर दूँ 45 में से, तो बचे हुए लोग कहाँ जाएंगे? ई के अंदर। सिंपल सा एक है, इसमें आपको कोई फॉर्मूले करने की भी ज़रूरत नहीं है, लॉजिक लग रहा है। ये पूरा हिंदी है, जो हिंदी बोलने वाले हैं, यानी ये पूरा 35 पीपल्स का ग्रुप है। इस पूरे 35 पीपल्स के ग्रुप में हमने कहा इधर आ खड़े हो जाओ वो लोग जो इंग्लिश भी बोलते हैं। तो यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों खड़े हैं, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी। और ऐसे कितने लोग हैं? 20। और पूरे कितने थे? ये 35 लोग थे। अब 20 यहाँ खड़े हो गए, तो यहाँ कितने बच गए? 15। ये 15 ऐसे हैं जो इंग्लिश नहीं जानते, दैट मीन्स ये ओनली कौन से बचे? हिंदी वाले। तो जो सेकंड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्पीक्स हु स्पीक ओनली हिंदी, तो उसका आंसर क्या आ गया? 15 डायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ देखो, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों 20, ओनली हिंदी वाले 15। अब ओनली इंग्लिश वाले क्या होंगे? ऑब्वियस ही बात है, टोटल 45 थे, 45 में से 15 वो जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं और 20 वो जो दोनों बोलते हैं। तो ये दोनों और ये सिर्फ हिंदी, इसको माइनस कर दें तो जो बचेगा वो सिर्फ कौन बचेंगे? जो इंग्लिश जानते हैं। तो फर्स्ट जो है जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, दैट इज़ द 10। क्लियर है? और अगर फॉर्मूले से करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। यूनियन में से आपने इंटरसेक्शन माइनस कर देनी है, मतलब वो लॉजिक कैसे मर्जी लगा लो, आपका ये हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए और बी आपको दो सबसेट्स गिवन हैं यूनिवर्सल सेट के, सच दैट यूनियन आपको 800, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ देयर इंटरसेक्शन इज गिवन। अब आपसे पूछा क्या गया है? नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट टू इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब कहाँ तक? खुद अपने आप में ही, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट तक। तो ऐसे कितने रिलेशन हैं जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट तक जा रहे हैं? ठीक है, आपको नंबर ऑफ रिलेशंस बताने हैं। तो अब यहाँ देखो, सेट को कहाँ इसने कनेक्ट कर दिया? रिलेशन के साथ। ठीक है, यहाँ सेट की भी थ्योरी यूज होगी और रिलेशन की भी, और बन गया एक आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग वहीं से करनी है कि सबसे पहले आपको ये पहचानना होता है कि हमें निकालना क्या है। ठीक है, अब एक बात समझो ध्यान से, रिलेशन का फॉर्मूला होता था x to y। ठीक है, या रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, जैसे भी आपने याद किया, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। तो ऐसे नंबर ऑफ रिलेशन जो हैं आपके पास फॉर्मूला होगा 2 की पावर ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस ए, यानी ए टू ए जा रहे हो तो आपने ए क्रॉस ए का ऑर्डर यहाँ लिखते थे, यानी 2 की पावर ऑर्डर ऑफ ए इनटू ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। अगर मैं इसको जर्नलाइज करूं फ्रॉम सेट x टू सेट y, तो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला बनेगा x टू y के फॉर्म में 2 की पावर ऑर्डर ऑफ x इनटू ऑर्डर ऑफ
y। क्लियर है बात? x आपका फर्स्ट सेट, y आपका सेकंड सेट, x से y तक रिलेशन है। तो ये x का काम कर रहा है ये पूरा सेट, और ये किसका काम कर रहा है? y का। दोनों सेम है, ठीक है। तो यानी इसका ऑर्डर मल्टीप्लाई में इसका ऑर्डर, और कहाँ पुट करना है? 2 की पावर में। ये बात क्लियर हो गई। तो रिलेशन निकालना है, यानी नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए आपको पहले सेट का भी ऑर्डर पता होना चाहिए और सेकंड सेट का भी। तो इसका मतलब मुझे ऑर्डर का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट। क्लियर है ना? तो ऑर्डर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वो होगा जो नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि किसी भी फाइनाइट सेट का ऑर्डर क्या होता है? जितने उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो अब आपका मेन क्वेश्चन ये हो गया, इसकी वैल्यू निकलते ही 2 की पावर में ऑर्डर पुट करके, यानी 2 बार मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को मैं लिख सकती हूँ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, वही आपके डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो वो क्या होगा? यूनिवर्सल में से वो सेट माइनस हो जाएगा, ए यूनियन बी, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ दिस निकालना है, मतलब नंबर ऑफ दिस माइनस नंबर ऑफ दिस। क्लियर? नंबर ऑफ यूनियन माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ यू का, यू मतलब 800 गिवन है, माइनस नंबर ऑफ ए 300, नंबर ऑफ बी 400, इंटरसेक्शन 100। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको। 600, तो ये आपका आ गया 200। क्लियर है? तो ये आपके पास वैल्यू आ गई नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज इक्वल टू 200। ये वैल्यू आपकी यहाँ आ गई, मतलब आपके पास ये आंसर आ गया, दैट इज 200। नंबर ऑफ रिलेशन के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए 2 की पावर 200 मल्टीप्लाई विद 200, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर, ये आपका बन जाएगा 40,000। ठीक है, और सॉल्व करना है तो 2 की पावर 4 इंटू में 10,000। ठीक है, 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा? 16 की पावर 10,000 एंड दैट इज द आंसर। क्लियर है एवरीवन? तो बच्चे, अगर आपको डिटेल्ड में थ्योरी पढ़नी है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन और एग्जाम्पल करने हैं, और आपको लग रहा है कि आप फिर वही बात है, ये DSSB की तैयारी हो या HTET PGT की तैयारी हो, आपके लिए ये आखिरी तैयारी है। तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको टेस्ट में, आपको थ्योरी में बहुत डिटेल में मिलेगी, तो सब आपको अच्छे से मिलेगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अचीवर्स एकेडमी ऐप, जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। और आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।